इस वीडियो में हम नॉर्थ साउथ डायलॉग को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि ये नॉर्थ साउथ डायलॉग जो कि बेसिकली नॉर्थ और साउथ के गैप को लेकर है वो क्या है, उस गैप को हम डिटेल में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि ये डायलॉग किस तरह से इवॉल्व हुआ है और जो नॉर्थ साउथ गैप आ रखा है या नॉर्थ साउथ डिवाइड बन रखा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिवाइड में। इस वीडियो में हम इसके साथ ये भी समझेंगे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग को लेकर या नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज हैं वो इस डायलॉग को, वो इस डिवाइड को कैसे देखते हैं, वो सभी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये गैप किस चीज़ के बारे में है। नॉर्थ साउथ में जो गैप की बात की जाती है वो गैप है सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री डेवलपमेंट को लेकर ये गैप की बात की जाती है। तो इसी गैप की वजह से नॉर्थ साउथ डायलॉग इनिशिएट हो रखा है, क्योंकि बेसिकली ये माना जाता है कि जो नॉर्थ की तरफ कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है और जो साउथ की तरफ कंट्रीज़ हैं वो कम डेवलप है। तो ये जो डेवलपमेंट का गैप है, चाहे वो सोशल लेवल पर है, इकोनॉमिक लेवल पर है, पॉलिटिकल लेवल पर है या मिलिट्री लेवल पर है, उस गैप्स की जो ये डायलॉग बात करता है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो नॉर्थ साउथ में इनइक्वालिटी है, ये गैप है, इसको लेकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में चर्चा चली रहती है, ये डिबेट चली रहती है। और इसके साथ ये भी चीज़ समझनी है कि नॉर्थ साउथ डायलॉग ने क्या आज तक कुछ मीनिंगफुल अचीव किया है। मतलब ये डायलॉग, ये जो चर्चा चल रही है, ये जो डिबेट चल रही है, क्या उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ में जो गैप है उसमें किसी तरह की मीनिंगफुल कोई रिडक्शन आई है, क्या उसने इस गैप को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, ये सब हम समझेंगे। डायलॉग बेसिकली कहाँ शुरू होता है, 1970s में ये डायलॉग शुरू होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। G8 के प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में चर्चा रहती है, नॉन अलाइनमेंट की जो कॉन्फ्रेंसेस रहती है उसमें नॉर्थ साउथ डायलॉग की चर्चा रहती है। अब हमने समझना है कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की सबसे पहले बात कहाँ पर होती है। तो ब्रैंड रिपोर्ट्स कहते हैं जहाँ पर बात होती है। विली ब्रैंड नाम के एक स्कॉलर ने इस नॉर्थ साउथ डिवाइड को पॉपुलराइज कर दिया था। देखो, विली ब्रैंड ने 2 रिपोर्ट्स निकाली थी। पहली रिपोर्ट थी नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल, जो 1980 में आती है। फिर इसके बाद एक और रिपोर्ट निकाली जिसका नाम रखा कॉमन क्राइसिस, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड रिकवरी, जो 1983 में आती है। और इस रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं, वो ना एक विजुअल लाइन मैप पर ड्रॉ कर देते हैं। जो वर्ल्ड का मैप है वहाँ पर एक विजुअल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये समझाने के लिए कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इसी लाइन को हम ब्रेंट लाइन भी कहते हैं। ये लाइन नॉर्थ साउथ डिवाइड को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। तो इस लाइन को आप मैप में दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ही लेफ्ट से राइट ये लाइन मूव कर रही है और राइट में जब एंड में आती है, एक्सट्रीम एंड में, तो ऑस्ट्रेलिया को उसमें इंक्लूड नहीं कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे ग्लोबल साउथ का हिस्सा है लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। तो इस केस में ब्रेंट लाइन को भी ये इशू रहता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि ये जो डिवाइड है, ये जो लाइन है, ये जोग्राफिकली देखनी नहीं चाहिए। ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है ये जोग्राफिकल लेवल पर नहीं है। इसको और भी समझेंगे हम डिटेल में। तो अब हम समझते हैं कि नॉर्थ साउथ ये टर्म की एवोल्यूशन कैसे होती है। ब्रेंट ने जो सीधा लाइन क्रिएट कर दी, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर दी, लेकिन उससे पहले भी नॉर्थ साउथ की चर्चा हो रही थी। वो किस रूप में हो रही थी, किस फॉर्म में वो चर्चा हो रही थी, वो भी देखते हैं। सो 1952 में एक आर्टिकल आता है 3 वर्ल्ड्स 1 प्लैनेट, और ये आर्टिकल लिखा है बहुत फेमस स्कॉलर है एल्फ्रेड सॉवी ने, और इन्होंने ही कॉइन की है टर्म थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड टर्म पहले अस्तित्व में नहीं थी, इन्होंने कॉइन की एल्फ्रेड सवी ने अपने आर्टिकल 3 वर्ल्ड्स 1 प्लैनेट में। सो इस आर्टिकल में वो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वी नाउ है फर्स्ट वर्ल्ड, जिसमें वो डेवलप्ड कंट्रीज़ आ जाती है, जिसमें यूएस जैसी या यूएस के जो अलाइज पार्टनर है वो कंट्रीज़ आ जाती है। देन फिर सेकेंड वर्ल्ड जिसमें यूएसएसआर डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती है, या यूएसएसआर की सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ आ जाती है। देन फिर थर्ड वर्ल्ड है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए, कुछ एशियन नेशन हो गए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का पार्ट बन सकती है। सो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है उस टाइम पर कह रहे थे कि ये 3 वर्ल्ड में डिवाइड हो रखा है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो इन्होंने थर्ड वर्ल्ड टर्म को पॉपुलराइज किया और कॉइन भी किया। फिर 1955 में बंदुंग कॉन्फ्रेंस होती है नॉन अलाइनमेंट की। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कंट्रीज़ जुटती है इस कॉन्फ्रेंस में, वो वही कंट्रीज़ है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हिस्सा है, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का हिस्सा है।
तो इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इस चीज़ के इशू को रेस किया जाता है कि देयर इज़ ए इशू ऑफ कोर एंड पेरिफेरी। कोर एंड पेरिफेरी का इशू का मतलब है कि हम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पेरिफेरी कंट्रीज़ में आती है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है कोर कंट्रीज़ पर। कोर कंट्रीज़ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, और हमारी वेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है इस कोर पेरिफेरी की डिवाइड के चक्कर में। तो ये बंधन कॉन्फ्रेंस में इशू को रेस किया जाता है, जिसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। तो यहाँ से ही इस एक्सप्रेशन को, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो एक्सप्रेशन है, ये जो कोर और पेरिफेरी की बातें हैं ना, ये बाद में डेवलप हो जाती है टर्म नॉर्थ एंड साउथ के लेक्सिकॉन में। यानी इस टर्म को, यानी ये थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड में जो ये डिवाइड दिखाया जाता था, इसका नाम जो है नॉर्थ एंड साउथ में लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। फिर 1973 में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड रखनी शुरू की जाती है इसी अंडर डेवलप्ड, या जिसे कहते हैं एलडीसी कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, कि हमें जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बदलना होगा, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेकर आना होगा। जब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं तो हम जब ऑर्डर वर्ड की बात करते हैं तो मतलब कि कुछ नए इंस्टीट्यूशन लेकर आने होंगे, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आने होंगे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी फेवर करे, क्योंकि मोस्टली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की यही जो एक शिकायत रहती है कि जितने भी अभी इकोनॉमिक ऑर्डर में इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही ज़्यादा फेवर करते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डर इंटरनेशनल इस तरह से वर्क नहीं करता कि हमें भी उसमें कोई फ़ायदा मिले। तो इसलिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड 1973 में आती है। तो ये डिमांड बेसिकली यही करना चाहती थी कि नॉर्थ और साउथ में जो गैप है वो गैप को किसी तरह से एलिमिनेट करे, हम किसी तरह की नेगोशिएशन करके कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन जो है लेकर आए। सो नॉन अलाइनमेंट के जो सुम्मिट चलते हैं उसमें भी ये डिमांड रखी जाती है। अल्जायर्स में जो नॉन अलाइंड सुम्मिट चलता है उसमें भी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी की डिमांड रखी जाती है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी की ऑर्डर की डिमांड रखने के कई और भी रीज़न है कि 1970s में ऑयल शॉक आया था और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो कमोडिटी पावर अपने हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि वो कह रही थी कि हमारा जो रोल है मैन्युफैक्चरिंग में, वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में, वो आने वाले टाइम पर बढ़ सकता है। जैसे वो एक फिगर भी प्रोजेक्ट करते हैं कि 2000 तक हम दुनिया की जो 25% मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी तरफ से आएगी। तो इसलिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को कम ना समझा जाए, उनकी डिमांड्स को इंक्लूड किया जाए। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में इस तरह की डिमांड रखी जाती है कि जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उनका उन्हें फुल कंट्रोल दिया जाए। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी और कंट्रीज़ का, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रोल ना हो। तो हमें जो नॉर्थ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है हमें लूट कर, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी हमें ईजिली असेसिबल कराई जाए और चीपर रेट पर कराई जाए। सो कुछ इस तरह की डिमांड उन्होंने रखी थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब उनमें वोटिंग राइट्स जो साउथ कंट्रीज़ हैं उनके भी ज़्यादा इंक्लूड किए जाएँ, उनकी भी वॉइस जो है ऐड की जाए। वो आप डिमांड्स देख सकते हैं, इस पिक्चर में मैंने इंक्लूड कर रखी है। अब हम समझते हैं कि नॉर्थ साउथ टर्म के एक्चुअली मायने क्या है, मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि नॉर्थ में माना जाता है कि जो कंट्रीज़ आती हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह अच्छी मिलती है, हाई वेजेस वहाँ पर होते हैं, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट भी की जाती है कंपनीज़ के द्वारा वो हाई इन्वेस्टमेंट की जाती है। टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस है ये कंट्रीज़। तो इस तरह जिन कंट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हो रखी है, हाई वेजेस दिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो हम उसे कहेंगे वो नॉर्थ का पार्ट है। ठीक है, वो फिर कहीं पर भी आता हो, मतलब वो जोग्राफिकली उसकी लोकेशन कहीं पर भी हो। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ऑस्ट्रेलिया को जो है नॉर्थ बताया गया है और इसको कलर क्या किया गया है, ब्लू कलर किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली जोग्राफिकली तो वो पार्ट है ग्लोबल साउथ का, तो लेकिन उसको फिर भी नॉर्थ में दिखाया गया है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करते हो, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, हाई वेज हो, हाई इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, देन यू आर ए पार्ट ऑफ नॉर्थ। साउथ में क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब क्या होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब होगा जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ पर घंटों घंटों काम करने के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं, जहाँ पर जो कंपनीज़ के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लो रहती है, और टेक्नोलॉजिकली भी ये कंट्रीज़ बहुत बैकवर्ड रहती है।
तो जिन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें पाई जाती है वो साउथ का पार्ट हो जाएगी। सो इसलिए ये टर्म्स क्या है, कंसेप्चुअली है, ये टर्म एक थ्रेटिकल टर्म है। नॉर्थ साउथ टर्म का मतलब कोई जोग्राफिकल टर्म नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है जो सारी कंट्रीज़ जो अर्थ के नॉर्थ पोल में आ रही है वो सारी डेवलप्ड ही होगी, नहीं, उनमें से भी कुछ कंट्रीज़ वीक हो सकती है। और ज़रूरी नहीं जो साउथ में आ रही है वो सभी जो है अंडर डेवलप्ड है, नहीं, उनमें से कुछ अच्छी परफॉर्म करने वाली इकोनॉमिकली कंट्रीज़ भी हो सकती है। सो ये जोग्राफिकली डिवाइड नहीं है, ये कंसेप्चुअल और थ्रेटिकली समझने के लिए डिवाइड क्रिएट किया गया है। तो ब्रांड रिपोर्ट भी सजेस्ट करती है, विली ब्रांड की रिपोर्ट जो मैंने बताया था वो भी ये सजेस्ट करती है कि जो नॉर्थ की प्रॉस्पेरिटी है, यानी नॉर्थ जो रिच नॉर्थ है उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, साउथ के डेवलपमेंट पर। यानी नॉर्थ की जो प्रॉस्पेरिटी है वो तभी चलती रहेगी अगर साउथ भी किसी तरह से काम करता रहेगा, साउथ के डेवलपमेंट पर भी वो चलती है। तो साउथ किस तरह से काम करता रहेगा, नॉर्थ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता रहेगा। आपको ये डिबेट जो है डिपेंडेंसी थ्योरी में हमने एक्सप्लेन भी कर रखी है, आपको पता है कि वो क्या है। सो ये नॉर्थ साउथ टर्म थी। अब नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज क्या कहती है ये भी समझने वाली बात है। तो जैसे मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सिज्म की थ्योरी ये कहती है कि ये नॉर्थ साउथ की जो इनक्वालिटी है ना, ये इसलिए आई है क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में ना एक इम्बैलेंस है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। अब ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या है, इसी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से, मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने तैयार कर रखा है जिसमें नॉर्थ जो है वो साउथ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। यही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से नॉर्थ साउथ को एक्सप्लॉइट कर रहा है और इस एक्सप्लॉइटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है इस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे रिफॉर्म लेकर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। रैदर मार्क्सिज्म ये डिमांड करता है कि हमें एक बहुत बड़े लेवल पर यानी फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी होगी। एग्जिस्टिंग जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है उसको ख़त्म करना होगा। जब तक हम इस एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट ऑर्डर में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आते, यानी इस ऑर्डर को किसी दूसरे ऑर्डर के साथ रिप्लेस नहीं कर देते, तो ये जो नॉर्थ साउथ भी डिवाइड भी रहेगा और नॉर्थ जो है साउथ को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। अब लिबरलिज्म थ्योरी की बात करते हैं कि वो इस डिवाइड को कैसे देखती है। वो मानती है कि यस देयर इज़ ए नॉर्थ साउथ डिवाइड है, लेकिन वो कहती है कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड इसलिए है क्योंकि साउथ जो है वो इनकैपेबल है, साउथ में एबिलिटी नहीं है कि वो अपने स्टेटस को रेज कर सके। तो ये तो वही बात होगी किसी गरीब को ये कहना कि वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता इसलिए वो गरीब है। वो जैसे मार्क्सिज्म हमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे अमीर अमीर बनता है और गरीब गरीब बनता है, लिबरलिज्म वो चीज़ नहीं देखते। ये देखते हैं साउथ ही इनकेपेबल है, साउथ में ही इनएबिलिटी है, साउथ जो है अपने स्टेटस को रेज कर ही नहीं पा रहा और ना करना चाहता है। सो ये साउथ की गलती है कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड इतना क्रिएट हुआ। तो इसलिए ये डिवाइड ख़त्म कैसे हुआ, सिंपली जैसे ये कैसे ख़त्म होगा, जैसे गरीब गरीबी ऐसे ही ख़त्म करेगा कि अमीर की तरह मेहनत करे, ठीक है, घंटों तक अच्छी तरह से मेहनत करे, काम करे, और वो जो है ख़त्म हो, वो जो है अमीर भी बन जाएगा। तो सिंपली यही है। साउथ भी इसी तरह से जो है अगर नॉर्थ को इमिटेट करे, नॉर्थ जैसे काम कर रहा है, नॉर्थ जैसे इंडस्ट्री लगा रहा है, नॉर्थ जैसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर रहा है, तो सिमिलरली साउथ भी अगर करेगा तो वो जो है डिवाइड भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिबरलिज्म की थ्योरी कुछ इस तरह से सजेशन देती है। रियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है, रियलिज्म की थ्योरी सिंपली कहती है कि देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं, हम डायलॉग करते हैं, हम बहुत सारी डिबेट्स करते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, क्या वो गैप रिमूव हो जाता है, क्या स्टेट्स में जो इनइक्वालिटी है वो रिमूव हो जाती है? नहीं, वो रिमूव नहीं होती। वो रिमूव क्यों नहीं होती, अब रियलिज्म बताती है। रिमूव इसलिए नहीं होती क्योंकि नॉर्थ हमेशा ही क्या करता है, वो पावर को, अपनी पावर को, यानी अपनी जो प्रिविलेज पोजीशन है उसको रिटेन रखना चाहता है, और सिर्फ रिटेन नहीं, बनाए रखना नहीं चाहता, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है। सो ये जो कंट्रीज़ की पावर पॉलिटिक्स में हमें समझना होगा नॉर्थ साउथ डायलॉग, जिसमें नॉर्थ हमेशा ही डेवलप में रहना चाहता है और उसको और भी ज़्यादा अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है, यानी अपनी पावर को और भी ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहता है। इसलिए वो साउथ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता रहेगा, उसको इन्फ्लुएंस करता रहेगा, उनकी इकॉनमी को इन्फ्लुएंस करता रहेगा, क्योंकि उसमें नॉर्थ को अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म यही तो कहता है, जिस कंट्री को जिस चीज़ में अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, बेनिफिट दिखाई दे रहा है,
ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा है, तो वो कंटिन्यू करेगा उस चीज़ को, फिर ख़त्म क्यों करेगा। तो ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग की चर्चा है, ये इनइक्वालिटी जो है उसको रिमूव नहीं कर पाएगी। ये पावर पॉलिटिक्स का खेल ही ऐसा है, ये रियलिज्म की थ्योरी हमें समझाती है। फिर आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट होता है। मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स डिफरेंट फैक्टर्स बताते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स एक फैक्टर्स जो कुछ कॉमन फैक्टर्स है उनको लेकर बात करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे स्लेव ट्रेड, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ कुछ स्कॉलर्स कहते हैं आज डेवलप हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इन्होंने फोर्सफुली पीपल को ट्रांसपोर्ट किया, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया। ये स्लेव ट्रेड की वजह से आज जो है फ्लोरिश कर रहे हैं, प्रिविलेज पोजीशन पर है। तो इस स्लेव ट्रेड की वजह से क्या हुआ, नॉर्थ को एक एडुकेट मैन पावर मिली, जिसकी वजह से वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा उस मैन पावर को यूज़ कर सके। तो साउथ में वो मैन पावर कम हो गई, तो नॉर्थ में वो मैन पावर जो है ज़्यादा मिल गई। तो ज़बरदस्ती उनसे काम लिया गया, उनसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है नॉर्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। फिर आता है कलोनियलिज्म एंड नियो कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म के आपके बारे में आप जानते हैं, ये जो दोनों फैक्टर है कलोनियलिज्म और नियो कलोनियलिज्म, ये दोनों बड़े फैक्टर बनते हैं नॉर्थ और साउथ में डिस्पैरिटी ले आने में, यानी डिवाइड क्रिएट करने में। सो आपको पता है कि कलोनियलिज्म के टाइम पर भी और इवन कंटेम्परेरी नियो कलोनियलिज्म के टाइम पर भी क्या है, जो वेल्थ है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है, वहाँ पर जा रही है। कलोनियलिज्म के टाइप में तो आप समझते हैं, और नियो कलोनियलिज्म पर डिपेंडेंसी थ्योरी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करती है कैसे कोर पेरिफेरी में जो है एक लिंक बना रहता है। पेरिफेरी के जो रिसोर्सेज हैं वो कोर में यूज़ होते रहते हैं, कोर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आकर साउथ में यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेरिफेरी में बेचते हैं, तो उससे वो और भी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। और इस तरह से जो साउथ की वेल्थ है वो पूरी तरह से ड्रेन होकर नॉर्थ की ओर जा रही है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है। कुछ प्रैक्टिसेस ही नियो कलोनियलिज्म की ऐसी है, ये है। एक और फैक्टर ग्लोबलाइजेशन है। देखिए ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को कनेक्ट किया, काफ़ी लिंक जो है दुनिया में क्रिएट किए, लेकिन इसके साथ हुआ क्या, इसके साथ ये हो गया कि नॉर्थ जो साउथ को एक्सप्लॉइट करना था ना, उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना आसान हो गया इस लिंक की वजह से, इस इंटरकनेक्टेड की वजह से। और इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए साथ में कुछ ट्रेड टर्म्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कंट्रीज़ फॉलो करती है अनफेयर वे से। अनफेयर ट्रेड एंड टर्म्स प्रैक्टिसेस क्या है, देखिए कुछ एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड पॉलिसीज़ ऐसी ग्लोबल मार्केट में काम कर रही है जो हर स्टेट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। खास करके सदर्न स्टेट्स जो हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था क्यों फेवरेबल नहीं है, और इसी के चक्कर में तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की गई थी। तो इसलिए डिमांड की जाती है कि ये कैसे फेवरेबल नहीं है। देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन इस तरह से प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड प्रैक्टिसेस कि जो स्मॉल कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो टैरिफ और बैरियर को रिमूव करे, ताकि हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, गुड प्रोडक्ट है, वो उनकी कंट्रीज़ में आसानी से बिक सके। ऐसा ना हो कि उन पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, इतने ज़्यादा टैरिफ बैरियर हो कि वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाए कि वो बिके ही ना उनकी कंट्री में। तो इस तरह से टैरिफ और बैरियर की मांग करना, जहाँ IMF और WTO के जो रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे IMF लोन ही तभी देता है अगर कंट्रीज़ जो हैं अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को ही लेकर आएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर आएगा, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा लिबरल करेगा ताकि फॉरेन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है उन कंट्रीज़ में ईजी हो जाए। तो ये एक जो है एक्सप्लॉइटेशन की जाती है इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा साउथ को। सो अनफेयर ट्रेड टर्म्स एंड प्रैक्टिसेस भी एक बड़ा फैक्टर है जो साउथ की अंडर डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है। एक लास्ट फैक्टर और है मिलिट्री थ्रेट। देखो सभी कुछ तरीक़ों से साउथ को जो है गरीब बना रहे हैं, और अगर साउथ फिर भी ना माने, साउथ उनके अकॉर्डिंगली बिहेव ना करे, तो उसे मिलिट्री थ्रेट दिया जाता है। ठीक है, नॉर्थन के पास मिलिट्री डेवलपमेंट भी एडवांस है, ठीक है, वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनके पास। तो साउथ कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड है, अगर वो वेल बिहेव ना करे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ना माने, तो उनको कहा जाता है कि वी विल यूज़ ए मिलिट्री अटैक ऑन यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो साउथ को और भी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। इस एक्सप्लॉइटेशन के चलते हुए उनमें जो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साउथ के लिए जो है नॉर्थ के टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करना पड़ता है। वो नॉर्थ जो है साउथ को मिलिट्री थ्रेट की वजह से ईजिली इन्फ्लुएंस कर पाता है, और इनइक्वालिटी जो है साउथ के लिए एक बड़ी रियलिटी बनी रहती है हमेशा के लिए। सो ये
नॉर्थ एंड साउथ के जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब ये फैक्टर है जो नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड और डायलॉग को समझ आया होगा कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, कैसे पहले टर्म्स यूज़ की जाती थी, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज इसमें क्या कहती है और कौन से फैक्टर जो है नॉर्थ साउथ डिवाइड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।